बात करीब 6 महीने पहले की है। कैप्टन विक्रम 1 महीने की छुट्टी पर अपने गृहनगर आए हुए थे। शाम का वक्त था। बाजार में कड़ाके की ठंड के बावजूद काफी रौनक थी। विक्रम अपनी मां सावित्री देवी के लिए कुछ शॉल और दवाइयां खरीदकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक रास्ते में एक फल वाले के ठेले के पास भारी भीड़ दिखी। भीड़ के बीच से किसी बच्चे के रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज आ रही थी। विक्रम ने पास जाकर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक हट्टा कट्टा ठेले वाला एक बेहद कमजोर, मैले कुचैले कपड़ों में लिपटे 10-11 साल के बच्चे को बेरहमी से डंडे से पीट रहा था। बच्चा जमीन पर गिरा हुआ था और खुद को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से चेहरों को ढके हुए था। साहब, यह रोज का नाटक है इसका। साहब, यह रोज का नाटक है इसका। आवारा कहीं का सीधे मेरे ठेले से सेब चुराकर भाग रहा था। ठेले वाले ने गुस्से में चिल्लाते हुए फिर से डंडा उठाया। रुको, विक्रम ने आगे बढ़कर फुर्ती से ठेले वाले का हाथ हवा में ही दबोच लिया। एक फौजी की पकड़ में आते ही ठेले वाले के पसीने छूट गए। एक छोटे से बच्चे पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? कितने के सेब है इसके पास? विक्रम ने कड़क आवाज में पूछा और जेब से 500 रुपए का नोट निकालकर ठेले वाले के हाथ पर दे मारा। पैसे देखते ही ठेले वाला शांत हो गया और तमाशबीन भीड़ भी धीरे धीरे छट गई। विक्रम ने उस सहमे हुए बच्चे को उठाया जो डर के मारे थर-थर कांप रहा था। वे उसे पास के एक ढाबे पर ले गए और उसके सामने गर्मा गर्म समोसे और चाय रख दी। लड़का इतनी बेतहाशा भूख से खा रहा था मानो उसने हफ्तों से खाना न देखा हो। जब उसका पेट भरा और वह थोड़ा सामान्य हुआ तो विक्रम ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा, बेटा, भूख लगी थी तो मांग लेते, चोरी क्यों की? लड़के की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने भर्राई आवाज में कहा, साहब, मैं चोर नहीं हूं, मेरा नाम छोटू है। मैं 2 दिन से भूखा था। तभी एक आवारा सांड ने इस ठेले को टक्कर मार दी थी। कुछ सेब टूटकर नाली के पास की कीचड़ में गिर गए। ठेले वाला उन्हें नाली में फेंकने जा रहा था। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने बस वो कीचड़ में सना हुआ सेब उठा लिया था, पर उसने मुझे चोर समझ लिया। छोटू की मासूमियत और सच सुनकर विक्रम का दिल पसीज गया। पूछने पर पता चला कि छोटू के माता पिता सालों पहले एक हादसे में गुजर चुके थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह रेलवे स्टेशन पर सोता था और कूड़े में से प्लास्टिक चुनकर अपना पेट पालता था। उस ठिठुरती सर्द रात में विक्रम का जमीर यह गवाही नहीं दे पाया कि वे छोटू को वापस उसी बेरहम स्टेशन पर छोड़ दें। उन्होंने फैसला किया कि वे छोटू को अपने घर ले जाएंगे। घर पर विक्रम की बुजुर्ग मां सावित्री देवी बिल्कुल अकेली रहती थी। विक्रम के पिता का देहांत 5 साल पहले ही हो चुका था और दोनों बड़ी बहनों की शादी दूर शहरों में हुई थी। विक्रम को हमेशा बॉर्डर पर रहते हुए मां के अकेलेपन की चिंता सताती थी। जब विक्रम छोटू को घर लेकर आए तो मां सावित्री जी शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन जब विक्रम ने उन्हें छोटू की आप बीती सुनाई तो एक मां का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत छोटू को नहलाया,
विक्रम के बचपन के कपड़े पहनाए और उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। कुछ ही दिनों में उस सूनी बड़ी सी कोठी का माहौल पूरी तरह बदल गया। छोटू बेहद फुर्तीला और आज्ञाकारी निकला। वह सुबह उठकर सबसे पहले आंगन साफ करता, सावित्री जी के लिए पूजा के फूल लाता और सबसे बड़ी बात, उन्हें समय पर दवाइयां देना कभी नहीं भूलता। सावित्री जी को सावित्री जी को भी अब अपनी बातें साझा करने के लिए एक बेटा और एक दोस्त मिल गया था। छुट्टियां कब बीत गई पता ही नहीं चला। विक्रम के पास ड्यूटी पर लौटने का दिन आ गया। गाड़ी में बैठते हुए विक्रम ने छोटू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, छोटू मैं जा रहा हूं। अब इस घर की और मां की जिम्मेदारी तुम्हारी है। छोटू ने फौजी सलाम करते हुए पूरे गर्व से कहा, भैया आप बेफिक्र होकर देश की रक्षा कीजिए। जब तक छोटू यहाँ है मां जी को आंच भी नहीं आएगी। बॉर्डर पर पहुंचने के बाद भी विक्रम रोज फोन पर मां और छोटू से बात करते थे। सब कुछ बेहद शांति से चल रहा था, लेकिन एक रात किस्मत ने करवट बदली। दिसंबर की वह सबसे ठंडी रात थी। रात के करीब 2 बजे अचानक सावित्री देवी के सीने में एक भयानक दर्द उठा। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके दिल को निचोड़ रहा हो। सांस लेना दूभर हो गया और वे पसीने से तरबतर हो गई। वे इतनी लाचार थी कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उन्होंने पूरी ताकत समेटकर जोर से आवाज लगाई, छोटू। बराबर के कमरे में सो रहा छोटू एक ही आवाज में जाग गया। भागकर कमरे में आया तो मां की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। कोई आम बच्चा होता तो शायद रोने लगता या डर कर भाग जाता, लेकिन उस रात छोटू के भीतर न जाने कहां से एक परिपक्वता आ गई थी। उसने बिना वक्त गंवाए सावित्री जी को इनहेलर दिया और पानी पिलाया। जब दर्द कम नहीं हुआ तो उसने विक्रम की दी हुई इमरजेंसी डायरी निकाली। बाहर घना कोहरा था और कड़ाके की ठंड। रात के उस पहर में सड़क पर कोई साधन मिलना मुश्किल नामुमकिन था और अस्पताल वहां से पूरे 2 किलोमीटर दूर था। छोटू बिना चप्पल पहने हाफ स्वेटर में ही बाहर सड़क की तरफ दौड़ा। कोहरे को चीरते हुए वह नंगे पैर दौड़ता रहा और उनके पड़ोसी कपूर साहब के बंगले पर पहुंचा। उसने तब तक दरवाजा पीटा जब तक कपूर साहब बाहर नहीं आ गए। छोटू की हालत और उसकी बात सुनकर कपूर साहब ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली। छोटू ने सूझबूझ दिखाते हुए कपूर साहब की मदद से सावित्री जी को कार में लिटाया और सीधे सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया। अगली सुबह जब विक्रम को पड़ोसी का फोन मिला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत अपने कमांडिंग ऑफिसर से इमरजेंसी लीव लेकर पहली फ्लाइट से शहर पहुंचे। जब विक्रम अस्पताल के आईसीयू वार्ड के बाहर पहुंचे तो डॉक्टर ने उन्हें वह बात बताई जिसे सुनकर विक्रम का सिर गर्व और भावना से झुक गया। डॉक्टर ने कहा था कि अगर छोटू ने 15 मिनट भी देर की होती तो भारी हार्ट अटैक की वजह से सावित्री जी को बचाना असंभव था। विक्रम जब वार्ड के अंदर गए तो मां होश में थी। छोटू उनके पैरों के पास जमीन पर बैठा उनका हाथ थामे सोया हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थी और नंगे पैरों में छाले पड़ चुके थे। विक्रम ने आगे बढ़कर छोटू को अपनी बाहों में भींच लिया। उनकी आंखों से बहते आंसू
आज उस समाज के मुंह पर तमाचा थे जो किसी गरीब बच्चे को सिर्फ उसके कपड़ों से आंकता है। जिस बच्चे को विक्रम ने एक अनाथ समझकर आश्रय दिया था, आज उसी बच्चे ने विक्रम का पूरा संसार उजड़ने से बचा लिया था। उस दिन विक्रम को समझ आया कि रिश्ते सिर्फ खून से तय नहीं होते। कुछ रिश्ते इंसानियत, वफादारी और निस्वार्थ प्रेम की कोख से जन्म लेते हैं, जो दुनिया के किसी भी खून के रिश्ते से कई गुना ज्यादा मजबूत होते हैं। आज छोटू उस घर का नौकर या आश्रित नहीं, बल्कि सावित्री देवी का सबसे छोटा बेटा और कैप्टन विक्रम का सगा भाई है। क्या आपको भी लगता है कि वक्त आने पर एक अजनबी इंसान भी खून के रिश्तों से बड़ा फर्ज निभा सकता है? क्या आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा फरिश्ता बनकर आया है? अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। अगर इस दिल को छू लेने वाली कहानी ने आपकी आंखों को नम किया हो तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में नए कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,